वेलकम टू पवन काक अकेडमी। आई होप स्टूडेंट्स सब लोग अच्छे होंगे। तो कंटिन्यू करें। हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि आपकी क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है, 15th चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसमें से हम लोगों ने जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज प्रेजेंट है, दैट इज स्पीसीज, जेनेटिक एंड आपकी थी लास्ट वाली इकोसिस्टम, वो मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, राइट? पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटीज में हम लोगों ने लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल दो टाइप के पैटर्न होते हैं, लैटिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसमें से फर्स्ट स्टार्ट किया था लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बता भी दिया था थोड़ा सा। इसमें हम लोगों की बैरिक एरिड, सेमी एरिड या फिर एक्विटिक हैबिटेट शो होता है। एरिड यानी कि सूखा, सेमी एरिड यानी कि थोड़ा सा आप लोगों का दलदल वाला एरिया कह सकते हैं, मॉइस्चर वाला, एक्विटिक जो पूरी तरीके से पानी वाला एरिया होता है। ये आ जाता है आप लोगों के लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूडनल। इकोलॉजिकल स्टडीज हैव रिवील्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म अराउंड द ग्लोब। हम लोगों की इकोलॉजी स्टडीज के अकॉर्डिंग ये बात रिवील्ड हुई है कि जो डाइवर्सिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इस अर्थ पर, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, दैट डाइवर्सिटी और distribution of diversity is not uniform in our earth or world, and the species richness exhibits latitudinal gradient for many plants and animals. It has been observed that species richness is high at lower latitudes and there is a steady decline towards the pole. अब यहाँ पर हम लोग बात करें स्पीसीज रिचनेस की, कि हमारे पूरे ग्लोब में, यानी कि पूरे अर्थ में बात करेंगे, पूरे इस वर्ल्ड में जो स्पीसीज का रिचनेस है हर जगह पे सेम नहीं है, क्योंकि जब डाइवर्सिटी ही का डिस्ट्रीब्यूशन ही इक्वल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो स्पीसीज भी का जो रिचनेस है हर जगह ग्लोब पर वो भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। और बहुत सारी स्टडीज में इस चीज का ऑब्जर्वेशन किया गया है कि सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है वो हमारे लोअर लैटिट्यूड का मतलब है, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाती हूँ हम लोग के लिए, एक सेकेंड यहाँ पर बनाती हूँ। जैसे ये हम लोग का ग्लोब है, बीच में हम लोगों की इक्वेटर जा रही है, राइट? उसके बाद फिर हम लोग की यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर हम लोगों का यहाँ पर आर्कटिक सर्कल और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल, यही है। हम लोग का जो बीच वाला रीजन है वो इक्वेटर वाला रीजन होता है। उसके बाद फिर हम लोग का टेम्परेट जोन आता है, टेम्परेट के बाद हम लोगों का सेमी टेम्परेट आता है, और लास्ट में हम लोगों का आ जाता है बहुत ही ज्यादा फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पर ये चीज नोटिस करी गई, यहाँ पर जो हम लोगों का इक्वेटर वाला रीजन हुआ, टेम्परेट जोन हुआ, या सेमी टेम्परेट टोरॉइड जोन जो होता है, जो टोरॉइड जोन है, यहाँ पे तो स्पीसीज का सॉरी यहाँ पे जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है या रिचनेस है वो काफी अच्छी है, चाहे फिर वो प्लांट्स की हो चाहे फिर एनिमल्स की हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ, या कह सकते हैं फ्रिजिड जोन की तरफ मूव करती हैं, वहां पर जो स्पीसीज की रिचनेस है वो क्या है, धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती गई है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, सॉइल इतनी है नहीं है जहां पर हमारी स्पीसीज नहीं कह सकते ग्रो कर सकती। Factors like overall stability of tropical regions for millions of years, lesser climatic changes throughout the year, and availability of plenty of sunlight that favored speciation. देखिए हम लोगों के स्पीसीज ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज्यादा थी अब कम हो गई है, या अब कम हो या अब ज्यादा हुई पहले कम थी। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सालों, मिलियंस ऑफ ईयर, क्लाइमेटिक चेंज थ्रू आउट द ईयर एंड प्लेंटी ऑफ सनलाइट, ये बहुत सारे रीजंस हैं जो हम लोगों के क्या करते हैं, पोलर एरिया में, पोलर एरियाज में हमारी स्पीसीज का डिक्लाइनेशन करते हैं। सन की रोशनी इतनी ज्यादा पहुंच नहीं पाती है, क्लाइमेटिक चेंज इतना होता नहीं है, प्लस ठंड बहुत ज्यादा है, हम लोगों का जो एक कह सकते हैं जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा डाउन। And tropical areas have less often experienced drastic disturbances like periodic glaciation observed at poles, such as stability over millions of years might have favored speciation. यही हम लोग बात करें ट्रॉपिकल रीजन की, तो ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा स्पीसीज होने का क्या
यहाँ पर सेंस है, रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पर कोई ग्लेशियर वगैरह नहीं है, ग्लेशिएशन नहीं होता। ग्लेशिएशन से मतलब समझते हैं कि मतलब बर्फ नहीं जमती प्लस पिघलती नहीं है, ये सब चीजें नहीं होती है। ना ही इतने सारे ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस होते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, स्नोफॉल हो गया, ये सारी चीजें। और जब ये सारी चीजें नहीं होती है तो हम लोग के ट्रॉपिकल रीजन या फिर कह सकते हैं जो इक्वेटर रीजन है, टेम्परेट जोन है और टोराइड जोन है, वहां पर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है। Lesser migration in tropic might have reduced gene flow between geographical isolated regions and favored species. Lesser migration जो हम लोग के ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पर माइग्रेशन बहुत कम होता है। देखो प्लांट तो माइग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और अदर ऑर्गेनिज्म है वो तो माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में माइग्रेशन भी कम होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर की स्टेबिलिटी है और बहुत सारी सनलाइट की, प्लेंटी ऑफ सनलाइट वहां पर अवेलेबल है। तो ट्रॉपिकल एरियाज में हम लोग का माइग्रेशन कम होता है। माइग्रेशन कम होने का मतलब है जीन फ्लो नहीं होगा, और जीन फ्लो नहीं होगा तो जो स्पीसीज बढ़ने के चांसेस है या स्पीसीज के इवॉल्व होने के चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। Scientists also have considered availability of more intense sunlight, warmer temperature, higher annual rainfall in tropics as factor responsible for bountifulness of these regions. इसके अलावा जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि पोल्स पर बहुत सारे ग्लेशिएशन होते हैं, सनलाइट प्लेंटी नहीं होती है और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन इस चीज के अलावा साइंटिस्ट ने इस चीज को भी माना है कि हमारे कह सकते हैं टेम्परेट जोन में, इक्वेटर जोन में और टॉराइड जोन में सनलाइट काफी अच्छी प्रेजेंट है, टेम्परेचर वार्म होता है, एनुअल रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो स्पीसीज है कंपैरिजन टू पोलर एरियाज ज्यादा होती है, रिच होती है, पोलर एरियाज में नहीं है। In more or less constant climatic conditions and abundance of resources, some animals enjoy food preferences. अब एक बात को सोचिए कि सपोज करिए यहाँ पर हम लोग इक्वेटर की बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रॉपिकल रीजन की, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन कांस्टेंट है, ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, रिसोर्सेज भी काफी अच्छे एविडेंस प्रेजेंट है, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं अपने फूड प्रेफरेंस को बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशन इफेक्ट नहीं कर रही है, रिसोर्सेज के लिए उन्हें उधर ढूंढ भागना नहीं पड़ रहा है, उनके पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज वहां पर उस इकोसिस्टम में, उस रीजन में प्रेजेंट है। एग्जांपल, फ्रूट्स बीइंग अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इन अ रेन फॉरेस्ट, variety of frugivorous organisms is obviously more as compared to the temperate region। और एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों के फ्रूट हम लोग के रेन फॉरेस्ट में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट्स के होते हैं, एंड हम लोगों के रेन फॉरेस्ट में फ्रगीवोरस ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं। फ्रगीवोरस समझते हैं ना, फ्रूट खाने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, सेम एज इट इज फ्रगीवोरस जो फ्रूट खाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट में फ्रगीवोरस ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटीज हैं वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन, क्योंकि टेम्परेट रीजन थोड़ा सा कह सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, हाई इन द सेंस मतलब बहुत ज्यादा है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा गर्मी में रहना पसंद नहीं करता, सर्वाइव भी नहीं कर पाता, रेन फॉरेस्ट में अच्छे से रहते हैं। In short, species richness or diversity of plants and animals decreases as we move away from the equator to the pole। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि हम लोगों की जो स्पीसीज रिचनेस है या डाइवर्सिटी है प्लांट्स या एनिमल्स की, जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं इक्वेटर लाइन से डिक्रीज होती चली जाती है। और सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हम लोग की 40,000 प्लांट की है, 1300 बर्ड्स की स्पीसीज है, 427 मैमल्स की स्पीसीज है एंड 3000 आप लोग की अदर बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, अलग अलग एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आते हैं एल्टीट्यूडनल। नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूडनल। एल्टीट्यूड को मतलब जानते हैं ना, हाइट, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? हाइट। तो समझ जाइए, सी लेवल से लेकर आप लोगों का माउंटेन लेवल तक एल्टीट्यूड ही तो है, हाइट ही तो बढ़ रही है। पहले सी आया, फिर हम लोगों के प्लेट्यूज आए, प्लेट्यूज के बाद हिली एरियाज आए, हिली एरियाज के बाद माउंटेन्स आए, जो कि हम लोग के हाईएस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है डाइवर्सिटी भी चेंज होती है। इट स्पीक्स फॉर द हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल अपवर्ड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है?
सी लेवल से लेकर अपवर्ड पूरे जो हमारे माउंटेन है उसके पूरा जो हम लोग का एल्टीट्यूड है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मोर एट लोअर एल्टीट्यूड देन एट अ हायर एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोगों की स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो लोअर एल्टीट्यूड में यानी कि जो सी लेवल होता है, प्लेन एरिया होता है, प्लेट्यूज होते हैं, वहां पर ज्यादा होती है कंपैरिजन टू हायर लाइक हिल एरियाज एंड माउंटेन्स। रीजन, जैसे जैसे हम लोग हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होंगी, बहुत सारे सीजनल वेरिएशंस होंगे, स्नोफॉल्स होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, एसएसटी में पढ़ते हैं ये सब तो आप लोग कि जितना ऊपर हम लोग जाते हैं उतना ही हम लोगों का ऑक्सीजन कम होता है, टेम्परेचर लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में किसी भी इंडिविजुअल का रहना दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई हम लोग के जो लोअर एल्टीट्यूड होते हैं लाइक कोस्टल एरियाज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू हिली एरिया एंड माउंटेन एरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एक हम लोग का पैटर्न कौन सा था, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूडनल वाला, एक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। Scientists have tried to establish relationship between species diversity and the size of the habitat. बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करी that what is the relationship between species and the size of the habitat। क्योंकि भाई हैबिटेट का मतलब एक इन्वायरमेंट कंडीशन, जो कोई भी इंडिविजुअल जिस कहीं भी रह रहा है वो हैबिटेट है। अब कोई भी स्पीसीज डाइवर्सिटी किसी एक हैबिटेट में रह रही है, राइट, तो उस हैबिटेट का जो साइज है और उस साइज के हैबिटेट में कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी सरवाइव कर सकती हैं सब चीज के लिए, इसका रिलेशन फाइंड आउट करने की साइंटिस्ट ने कोशिश करी एंड इट इज कंसीडर्ड दैट, और ये माना गया that number of species present is directly proportional to the area। इसमें क्या बोला गया कि हम लोगों की जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्पीसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। सिंपल सी बात है, आप एक कॉलोनी में रहते हैं, उस नहीं आप सपोज करिए एक फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में 200 फ्लैट बने हुए हैं तो 200 फैमिली तो ही रह सकती हैं। आप ये थोड़ी ना कर दोगे 300 फैमिली रह जाएगी, हाउ इज इट पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या हुआ that number of people और number of species is directly proportional to area। जितना एरिया है उतनी में तो रहेंगी, indirectly तो नहीं हो सकती। And it is also understood that larger area has more resources that can be distributed amongst the inhabitant species and thus this always hold true। यहाँ पर एक बात कही गई है that इस चीज को समझा गया है, लार्जर एरिया में रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लार्जर एरिया है, सुविधाएं भी ज्यादा होंगी, रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे, और जो स्पीसीज हैं उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हो जाएगा। क्या ये हमेशा सच बात है? आप खुद सोचिए कि लार्जर एरिया है, रिसोर्सेज ज्यादा है तो ज्यादा स्पीसीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इज इट ट्रू? नाउ Humboldt observed that species richness just increases with the increase in area but up to a limit। एक साइंटिस्ट आए थे Humboldt, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है, रिचनेस है, हम लोगों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया की। तो उन्होंने ये चीज बोल दी कि जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा हम लोगों की जो स्पीसीज रिचनेस है वो इंक्रीज होगी, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट होती है, उसकी भी कुछ लिमिट होती है, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड हो जाएगा। Now observe the graph for species area relationship and for many species this curve is a rectangular hyperbola। यहाँ पर इसमें आपको कर्व दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एरिया है और यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस, राइट। वैसे हम लोगों का जाना चाहिए था स्ट्रेट, जाना चाहिए ना, स्ट्रेट जाना चाहिए लॉग के, कि जैसे जैसे हमारी स्पीसीज बढ़ रही है एरिया बढ़ रहा है, स्पीसीज बढ़ रही है एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है स्पीसीज बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं हो रहा। हम लोगों का एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीसीज नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, राइट। मतलब हम लोग की जो स्पीसीज बढ़ रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, स्पीसीज तो बढ़ रही है लेकिन एरिया हम लोग का धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। जो स्पीसीज है उस एरिया में धीरे धीरे आ रही है, एकदम से नहीं आ रही है, एक लिमिट में, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों का जो स्पीसीज कर्व है वो रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला है,
And if we consider S to be a species richness, A is area. S यहाँ पर species है, A area है, C as the y-intercept and Y is the slope of the line. And this relationship can be described by the equation. Sorry, that is log S is equals to log C plus Z log A. इसको हम लोग इस equation से define कर सकते हैं. On logarithm scale, this relationship is straight line as observed in the given figure. देखिए अगर हम logarithm scale के basis पर देखें तो straight line होनी चाहिए. Straight line होनी चाहिए कि जितना एरिया बढ़ रहा है उतनी स्पीसीज, जितना एरिया बढ़ रहा है उतना स्पीसीज. क्या ऐसा है? नहीं है. स्पीसीज तो बढ़ रही है लेकिन उसका जो एरिया है वो तो नहीं बढ़ रहा ना, राइट? हमारी जो स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज शुरुआत में उतने ही एरिया में रही हैं, बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने अपने एरिया में और जो एरियाज हैं उनमें जाना स्टार्ट किया है. And for smaller areas, value of Z ranges between 0.1 to 0.2, regardless of species or region under study. यहाँ पर जो Z की वैल्यू है वो हम लोग के 0.1 से 0.2 के बीच में लाया करती है, स्मॉलर एरिया. But the larger area like the entire continent, slopes are closer to vertical axis, that is steeper. And this observation indicates that in very large area, number of species found increases faster than the area explored. अब यहाँ पर बोल दिया ना कि हम लोगों का जो स्मॉलर एरिया है, सपोज करिए इतना सा एरिया है, तो वहां पर भले ही स्पीसीज इंक्रीज हो जाए लेकिन एक लिमिटेड होंगी. लेकिन सपोज करिए यहाँ पर एक लार्जर एरिया है, लार्जर एरिया इन द सेंस कि हम लोगों के बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, स्लोप्स प्रेजेंट है, वर्टिकल एक्सिस स्टीपर वगैरह है, तो वहां पर इस चीज को देखा गया कि जितना हमारा लार्जर एरिया है, नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पर ज्यादा फाउंड की जाती है. एरिया जितना एक्सप्लोर होगा, नंबर ऑफ स्पीसीज भी उतनी ज्यादा एक्सप्लोर हो जाएगी. अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटीज टू द इकोसिस्टम. ये हम लोगों का इकोसिस्टम में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है. अगर ये डिफरेंट और डाइवर्सिटी नहीं प्रेजेंट होगी स्पीसीज की तो हम लोगों का इस इकोसिस्टम में रहना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. If average biomass production remains fairly constant over a period of time, यहाँ पर है, यहाँ से सॉरी, अ कम्युनिटी इज सेड टू बी स्टेबल. देखिए हम किसी भी कम्युनिटी को एक स्टेबल कम्युनिटी कब कह सकते हैं कि बायोमास का प्रोडक्शन एवरेज हो रहा है एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम में और हर किसी के लिए बायोमास क्या है, अवेलेबल है. तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये कम्युनिटी क्या है, एक स्टेबल कम्युनिटी है. इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड डिस्टर्बेंसेस एंड रिकवर क्विकली. देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कुछ भी है, तो हमको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम उस चीज से अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लें. इट ऑल्सो मस्ट बी अ रेजिस्टेंस टू इनवेसिव स्पीसीज. हम लोगों को इनवेसिव स्पीसीज से बचना भी आना चाहिए. डेविड टिलमैन कैरिड आउट वेरियस फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रूव दैट स्पीसीज रिचनेस thus help the stability of an ecological community. यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज को प्रूव किया, डेविड टिलमैन ने, कि हम लोगों की जो स्टेबिलिटी है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी की जो स्टेबिलिटी है वो तभी स्टेबल रह सकती है जब हमारी स्पीसीज, जो डिफरेंट स्पीसीज है, वो अलग अलग एरिया में अपनी डिफरेंट हैबिटेट और डिफरेंट चीजों के साथ रिचनेस में प्रेजेंट होगी. Rich diversity leads to lesser variation in biomass production over a period of time. ये देख लीजिए कि अगर रिच डाइवर्सिटी, हम लोगों की डाइवर्सिटी काफी है, लीड्स टू लेसर वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन. डाइवर्सिटी ज्यादा है लेकिन बायोमास का प्रोडक्शन उतना नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम. सपोज करिए, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जगह पे सिर्फ 10 प्लांट हैं, खाने वाले 50 हैं, कैसे हो जाएगी स्टेबल? क्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना भाई. खाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले 10 हैं, प्लांट सिर्फ 10% जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बायोमास, लेकिन खाने वाले 50 हैं. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर हर किसी का स्टेबिलिटी हो जाएगी? दैट नॉट पॉसिबल. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस. Paul Ehrlich, an ecologist from Stanford University, gave an analogy to explain significance of diversity. It is called Rivett-Popper hypothesis.
उन्होंने सिग्निफिकेंस बताए थे कुछ डाइवर्सिटी के, वो भी देखेंगे क्या थे। उन्होंने उनको नाम दिया था राइमर पॉपर हाइपोथेसिस। ही कंपेयर्ड एरोप्लेन टू इकोसिस्टम। उन्होंने ना इकोसिस्टम को समझाने के लिए एक एरोप्लेन का एग्जांपल ले लिया। एंड द स्पीसीज एज रिवर्स दैट कीप ऑल पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन टुगेदर। यहाँ पर और स्पीसीज को उन्होंने रिवर्स ले लिया है, जो एरोप्लेन के पार्ट्स को क्या कर रही है, मतलब टुगेदर कर रही है। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ rivets needed to hold all the parts of the aeroplane together. It's not rivers, it's rivets. Sorry, tongue slip. It's not river, it's rivets. Rivets का मतलब होता है joint. Joint यानी कि हमारा एयरप्लेन इकोसिस्टम हो गया, और इको एरोप्लेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो उसके जॉइंट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बोला देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। ये चीज तो हमें पता है कि एरोप्लेन के बहुत सारे पार्ट्स को होल्ड करने के लिए, एक दूसरे से ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स की जरूरत पड़ेगी। इफ ईच पैसेंजर डिसाइड्स टू पॉप इवन वन रिवेट, इन वन अदर वर्ड्स, इफ वन स्पीसीज गेट एक्सटेंड। एक बात बताइए, अगर हर एक पैसेंजर एक रिवेट को मतलब अपने लिए यूज कर लेता, अलग कुछ भी कर लेता है, एनीथिंग, तो हम ये कह सकते हैं एक स्पीसीज एक्सटेंड हो गई। एक पैसेंजर ने एक रिवेट को पॉप अप कर दिया, तो दैट मीन कि एक स्पीसीज एक्सटेंड हो गई। Initially, not much of the turbulence will be experienced, but slowly a number of popped rivets will increase, and there will be a serious threat to the safety of the aeroplane. Right? अब यहाँ पर क्या हुआ? That all the rivets, if all the passengers will rivets, यहाँ पर क्या कर देंगे कि जितने भी पैसेंजर हैं हर एक रिवेट को पॉप्ड करते चले जाए, हर एक रिवेट्स को पॉप्ड करते जाए, तो यहाँ पर जो पॉप्ड है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जो हम लोगों के स्पीसीज हैं, रिवेट्स हैं, वो डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी एयरप्लेन की सेफ्टी को नुकसान पहुंचेगा। राइट? ऑल्सो विच रिवेट्स आर रिमूव्ड विल ऑल्सो मैटर। अब ये बात भी इफेक्ट करती है कि कौन से रिवेट को हटाया गया है। जैसे ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन के ये पंख से होते हैं, आई मीन दूसरे से होते हैं। अब यहाँ पर जो रिवेट्स हटे हुए, डायरेक्ट हम इसके रिवेट्स को हटा देंगे तो डायरेक्ट एरोप्लेन तो नीचे गिर जाएगा ना, यानी कि हम लोगों का जो इकोसिस्टम है बिल्कुल ही बिगड़ गया अगर हम लोगों ने वहां की मेन स्पीसीज को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने बड़ी अच्छा एग्जांपल दिया और बताया कि हमारा एरोप्लेन इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पीसीज रहती है, और हम अगर किसी स्पीसीज को हार्म करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो क्या करेंगी, हमारे इकोसिस्टम को हार्म करेंगे। ओके, नाउ suppose rivets at key position such as the ones that bind the wings to the body of the airplane। मैंने देखो ये एग्जांपल दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन की ये विंग्स है, इस विंग्स को दो रिवेट्स क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। अब हम डायरेक्ट इन्हें हटा दे क्या होगा, विंग्स हट गए, एकदम सीरियस सिचुएशन आ जाएगी, इतना सीरियस सिचुएशन आ जाएगी कि हमारा इकोसिस्टम ना सरवाइव नहीं कर पाएगा। इकोसिस्टम मतलब एयरप्लेन सरवाइव नहीं कर पाएगा डायरेक्ट नीचे गिरना। राइट? दैट मीन कि हमने कितनी इंपॉर्टेंट स्पीसीज को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। It is a certain that loss of species may not cause threat to the ecosystem only initially. Loss of key species will certainly cause threat in very short time of span, very short span of time. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हम किसी अलग स्पीसीज को, किसी छोटी स्पीसीज का लॉस करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हमारी इकोसिस्टम अचानक से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। राइट? लेकिन यहीं पर हम लोग एक की स्पीसीज की, मतलब ताला जो चाबी है जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखी है, उसी को हम एक्सटेंड कर देंगे, तो जो हमारा इकोसिस्टम है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारी फूड चेन को इफेक्ट करेगा, फूड वेब को इफेक्ट करेगा, एनर्जी फ्लो को इफेक्ट करेगा, नेचुरल साइकिल को इफेक्ट करेगा, एंड इन शॉर्ट टाइम विल इफेक्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। और एक समय आएगा कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के बैलेंस को भी इफेक्ट कर देगा। बायोडाइवर्सिटी करंट सीनरियो, और यहाँ पे देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी करंट सीनरियो। अभी फिलहाल में हम लोग का बायोडाइवर्सिटी का क्या सीन चल रहा है। How many species do really exist on Earth and how many of them are found in India? Do you know, students? बताइए
क्या आप लोगों को पता है कि इस समय में प्रेजेंट टाइमिंग पर हमारे अर्थ पर कितनी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, या फिर इंडिया में कितनी स्पीसीज फाउंड आउट है? नहीं बता सकते ना। हमें अपने इस अर्थ अर्थ को छोड़ो, प्रेजेंट टाइमिंग पर हमारे इंडिया में ही कितनी एग्जैक्ट नंबरिंग में स्पीसीज प्रेजेंट है, हम वो भी नहीं पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आज भी स्टिल हमारी कुछ ऐसी जगह है, कुछ फॉरेस्ट है, जंगल है, जहां पर इंसान गए हैं, लेकिन जो प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीसीज है वो हमारे सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से हम उनके बारे में जानते नहीं है। और जब उनके बारे में जानते नहीं है तो हम कैसे कहते हैं कि एग्जैक्ट नंबरिंग में ये स्पीसीज हमारे इंडिया या अर्थ पर प्रेजेंट है? दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं, अप्रॉक्स बात करते हैं, तो ओवर 1.5 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एज पर IUCN डेटा। IUCN डेटा के अकॉर्डिंग टू 2000 में सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया है कि 1.5 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट टाइमिंग पर हमारी अर्थ पर है। ओवर मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, बट अप्रॉक्स में है। एंड वी आर येट टू स्टडी लॉट मोर देन दीस। और हम लोगों को ना अभी इनसे भी ज्यादा स्पीसीज के बारे में पता लगाना है। दिस इज नॉट द लास्ट, दिस इज द स्टार्टिंग। And we are also unaware about speciation process that might have continued। ऐसी बहुत सारी speciation process है, that means reproduction process है, जो हमारी different species अपने different habitat forest desert में कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है, तो हमें कहीं ना कहीं अभी पता लगाना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट द मेजर डाइवर्सिटी हब। देखिए जो हम लोग के रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वहीं फाउंड आउट होती है। And some exorbitant numbers like existence of 20 to 50 million varieties have been made। अभी रेन फॉरेस्ट में जो हम लोगों का एग्जिस्टेंस पता लगाया गया है वो 20 से 50 मिलियन वेराइटीज का है, स्पीसीज का, ओनली रेन फॉरेस्ट। बट रॉबर्ट वी हैव गिवन कन्विंसिंग एस्टिमेट ऑफ अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज अराउंड द ग्लोब। लेकिन यहाँ पर जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट में उन्होंने जो एस्टिमेट दिया है वो 7 मिलियन का दिया है। यहाँ पर 1.5 मिलियन स्पीसीज का बताया, लेकिन उसके बाद दोबारा से सर्वे हुआ था, तो रॉबर्ट थे हम लोगों की जिन्होंने सर्वे किया था, तो उन्होंने जो एक एस्टिमेट दिया है, अप्रॉक्स बताया गया है कि 1.5 मिलियन स्पीसीज नहीं बल्कि 7 मिलियन स्पीसीज हमारे इस ग्रुप पर अप्रॉक्स में प्रेजेंट है। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट को, एक सेकेंड। और देखिए टोटली रफली हम लोग देख सकते हैं दैट 180000 स्पीसीज हम लोगों के यहाँ पर है, जिसमें से हम लोगों की जो ब्लू वाली है एनिमल्स की ज्यादा है, फिर ग्रीन वाली प्लांट्स की, उसके बाद फंजाई, देन प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के बाद यू बैक्टीरिया की सबसे कम। नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आपको ये ब्लूइश में दिखाई दे रही है, ये इंसेक्ट्स की है, इंसेक्ट्स की हम लोगों की सबसे ज्यादा है। उसके बाद है यहाँ पर आप लोगों की ग्रीन वाली मॉल्युस्का, राइट, ग्रीन वाली मोलस्का है आप लोगों की, हल्की ग्रीन है, आई मीन लाइट ग्रीन। उसके बाद ऑरेंज है जिसमें आप लोगों की आर्किनाइट्स आ जाती हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा ब्राइट पिंक है एकिनोडर्म्स की, फिर डार्क पिंक है हम लोगों की स्नाइडेरियंस की, फिर लाइट ग्रीन रोटिफोर्स की है। उसके बाद यहाँ पर एक और लाइट ग्रीन है दैट इज फ्लैटवर्म, डार्क ग्रीन एनरिडा वर्म्स है, लाइट ऑरेंज में नेमाटोडा, फिर यहाँ पर लाइट पिंक है क्रुस्टेशियंस, फिर यहाँ पर ये ब्लूइश है लाइट फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है एंड मैमल्स है। ये पूरा चार्ट है, हो सकता है आपके बनाने के लिए आ जाए, वैसे आना तो नहीं चाहिए, फिर आप लोग फिर रखें। प्लांट्स की स्पीसीज देख लेते हैं, प्लांट की स्पीसीज तो कम है वैसे भी। डार्क ग्रीन में आप देखिए डाइकॉट्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट है सबसे ज्यादा, फिर लाइट ग्रीन में आपके फ्लावरिंग प्लांट में मोनोकॉट्स है, फिर आप लोगों के और लाइट ग्रीन है यहाँ पर मॉइसिस, फिर फर्न्स है येलो में, फिर बहुत ही कम कॉनिफर्स है, कॉनिफर्स सबसे कम है फिलहाल। ओके, now in the diagrams we do not find any data of prokaryotes। आप लोगों ने एक चीज देखी, हम लोग को प्रोकैरियोट्स नहीं दिखे, सिर्फ यूकैरियोट्स दिखे, प्रोकैरियोट्स नहीं थे। Several Monera species are not cultivated under laboratory condition। और बहुत सारी मोनेरा स्पीसीज है जिसको हम लेबोरेटरी कंडीशन में भी कल्टीवेट नहीं कर सकते, आई मीन उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Also conventional taxonomic methods are not suitable for identification of prokaryotic species। इसके अलावा हम लोग भले ही कोई भी टेक्सोनोमिक मेथड यूज करें, हम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते।
प्रोकैरियोट्स जो कि आप लोगों के अनडेवलप्ड सेल्स होते हैं, राइट, उसमें डीएनए नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, बिल्कुल साइटोप्लाज्म सब कुछ स्प्रेड है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड इंडिया बोस्ट आर हैंडसम शेयर ऑफ 8.1% ऑफ टोटल बायोसिटी वेल्थ ऑफ द अर्थ। और ध्यान रखिएगा पूरे अर्थ का 8.1% टोटल डायवर्सिटी हमारे इंडिया के हाथों में है। एंड वन ऑफ द 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री ऑफ द ग्लोब। इंडिया हैज 2.4 टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री में से इंडिया 2.4% लैंड एरिया कवर करता है, बहुत बड़ी बात है। एंड वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड नियरली डबल द नंबर ऑफ एनिमल्स वेराइटीज फ्रॉम आवर नेचुरल वेल्थ। और हमारे इस इंडिया में प्लांट की 45,000 और इसकी डबल कर दीजिए 90 के समथिंग, तो हम लोगों की एनिमल की स्पीसीज या एनिमल वेराइटीज हमारे इस नेचर, इस इंडिया के नेचर में प्रेजेंट। ओके, अभी काफी हम लोगों को पढ़ना है, यही हम लोगों के सारे काफी सारे इसके पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट सेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और बाकी अगर रिवाइज करते रहिए तो चीजें याद रहेंगी। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।